एक बेहतरीन सिंगर, कॉमेडियन और संजीदा अभिनेता। हर किरदार यादगार, हर किरदार बेमिसाल। उनकी जर्नी संघर्ष, लगन और कभी ना खत्म होने वाले जुनून की कहानी है। अपनी खनकती आवाज़ से गायकी का सफ़र शुरू करने के बाद जब एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा तो कैरी ऑन जट्टा, जट एंड जूलियट जैसी अनगिनत फिल्मों के जरिए पूरी दुनिया में बसे पंजाबियों के साथ दिल का रिश्ता कायम कर लिया। चकाचौंध से भरी पंजाबी इंडस्ट्री में यारी निभानी सीखनी हो तो उनसे सीखिए। स्ट्रगल के शुरुआती दिनों से सियासत के शिखर तक पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ उनका रिश्ता भरोसे की दास्तान सुनाता है। सच्चे दोस्त मजबूती से हाथ थाम कर रखते हैं। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत कीजिए हर दिल अजीज करमजीत अनमोल का। स्वागत है पाजी थोड़ा। थैंक यू भाजी, थैंक यू। अच्छा, करमजीत अनमोल ਨੂੰ ਕਰਮਜੀਤ ਅਨਮੋਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਔਰ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਪੂਰੀ ਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਿਰਫ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗੱਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਵੀ ਹੈ, NDTV ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮਜ਼ਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ, वो होर लैंग्वेज दे विच नहीं आउंदा। थोड़ी मजबूरी है, हमें हिंदी भी आपसे बोलनी पड़ेगी। थोड़ी थोड़ी पंजाबी भी नाल रखी है। जी जी। तो जब मेरी पहली टेप आई थी तो भगवंत मान जी और जरनैल गुमान जी जो साडे प्रमोटर थे हमारे, उन्होंने मेरे नाम के साथ अनमोल लगा दिया था। तब से करमजीत अनमोल चल रहा है। अच्छा, एक किस्सा है कि आप जब पहली बार हवाई जहाज़ में बैठे जी, तो आपके बगल में जी पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी थे। क्या है वो किस्सा? नहीं, वो खुद ही लेके गए थे मुझे। अमृतसर से फ्लाइट सी, शायद एयर डेक्कन भी छोटा एयरक्राफ्ट था, और पहली बार पहले एक दो वीज़ा मेरे रिफ्यूज़ हो गए थे। तो जब उस जहाज़ में बैठा तो मान साहब कहते, इस जहाज़ की वजह से तेरे वीज़े कैंसिल हुए, पहले इसमें चढ़ना था तू। तो वहाँ पहला मुझे याद है, जब पहली बार मैं कनाडा गया तो जब पाकिस्तान के ऊपर से जहाज़ उड़ रहा था रात को, तो उन्होंने बॉर्डर दिखाया। बहुत लंबी एक लाइटिंग थी कि ये बॉर्डर है। कनाडा तक हमारा ऐसी बातचीत चलती रही कि यहाँ ये होगा, यहाँ अब इस मुल्क के ऊपर से जा रहे हैं, हम इस मुल्क के ऊपर से जा रहे हैं। तो मान साहब ने पहली बार जहाज़ चढ़ाया था। अच्छा, आप एक बेमिसाल कॉमेडी करते हैं। पंजाबी फिल्में आपके बिना अधूरी हैं आजकल। खुद आपको किस तरह का ह्यूमर पसंद है? देखो, जो परिवार में देखा जाए वो सबसे बढ़िया होता है, क्योंकि जो चीज़ परिवार में चलती है ना, वो पूरी दुनिया में चलती है। जो परिवार में स्वीकार करी जाती है, कोई भी चाहे फिल्म है चाहे गाना है, वो पूरी दुनिया में चलता है। सभी लोग उसको मानते हैं और उसको एंजॉय करते हैं। अच्छा, आप सिंगर भी हैं जी, बहुत अच्छी कॉमेडी भी करते हैं और सीरियस एक्टिंग भी आप करते हैं। मैंने जी कई जी फिल्में आपकी देखी हाल फिलहाल में। तो खुद करमजीत अनमोल के दिल के सबसे करीब क्या है इन तीनों में? देखिए, मेरी शुरुआत सिंगिंग से हुई थी, मगर मुझे रोज़ी रोटी एक्टिंग ने दी है मेरे लिए, क्योंकि सिंगिंग मेरा पहला प्यार है और संभाला मुझे एक्टिंग ने है। और जो मेरा घर चला वो कॉमेडी से, मतलब फिल्मों से चला है, और मेरे लिए दोनों ही बराबर है। अच्छा, अभी CM मान यहीं थे जी, और ये भी सुनने में आता है कि जब आप लोग पॉलिटिकल सटायर किया करते थे तो उस ज़माने में चूँकि उनके पिता टीचर थे तो उनको पसंद नहीं थी कॉमेडी। जी, तो उन्होंने कहा कि ये सब छोड़ो, घर आ जाओ। जी। तो उन्होंने कहना मान के घर चले गए, लेकिन आप ही वो शख्स थे जो उनको घर से लाए और कहा कि बॉस इसी लाइन पे चलना है। क्या था पूरा किस्सा? वो बहुत पैशनेट थे। वो कोई भी काम करते हैं जुनून से करते हैं, चाहे वो आज पॉलिटिक्स में है। तो जब हम कॉलेजेस में जाते थे, मेरा ख्याल है पंजाब के आधे कॉलेज हमने, मतलब बहुत ट्रॉफीज़ जो अभी भी हमारे SUS कॉलेज सुनाम में पड़ी होगी, जो हमने जीती हैं। और एक बार तो हमने ट्रॉफ़ी खरीदी, बहुत दूर थे, नया नंगल कॉलेज में था कंपटीशन। तो मान साहब कहने लगे कि दूर आए हैं, अगर हमारे हाथ में कोई ट्रॉफ़ी ना हो तो बेइज्जती हो जाएगी, तो आप खरीद लेते हैं। हमने एक एक ट्रॉफ़ी खरीदी श्री आनंदपुर साहब गुरुद्वारा से। सो जब हमने कंपटीशन लड़ा तो जितनी आइटमें की, तो मेरा ख्याल है 9-10 आइटमें हमने परफॉर्म की, सभी में हमारा फर्स्ट प्राइज़ था। तो हम 8-10 ट्रॉफीज़ लेके आए कॉलेज के लिए।
अच्छा, मान साहब की कैसेट पहले रिलीज हुई, जी उस जमाने में कैसेट्स चलती थी, जी उसके बाद आपकी भी कैसेट रिलीज हुई, जी। तो क्या वो उस दौर की कॉमेडी और आज की कॉमेडी में क्या फ़र्क नज़र आता है? देखो, जो मान साहब कॉमेडी करते थे पहले भी स्टायर ही करते थे, आज भी, आज तक उन्होंने स्टायर ही किया है। इंटरव्यू में आपने देखा ही है कि स्टायर ही करते, जो सिस्टम के खिलाफ थे। जब वो इस लाइन में नहीं थे, पहले कॉमेडी लाइन में नहीं थे ना, हम बस अड्डे से बस से उतरते और कॉलेज मेरा ख्याल है भी 2-2.5 किलोमीटर पड़ता था, तब तक सुनाई जाते थे कुछ। मैंने बोला कि जब आप इस लाइन में आ गए तो नंबर 1 कॉमेडियन होंगे, तो वो हुए। अगर कोई दूसरे कॉमेडियन के बारे में सोचा जाता था तो पहले 10 नंबर भगवंत मान के होते थे, 11वें नंबर से दूसरे नंबर का शुरू होता था। तो फिर बाद में जब इनका कोई भी बात से पंजाब का दर्द छलकता था, जहाँ स्टायर करते थे हर एक सिस्टम में, मैंने बोला था कि एक दिन बहुत बड़े लीडर बनोगे आप, वो भी बने। आज भी लीडरों में भी मेरा ख्याल है पहले 10 नहीं बल्कि 20 नंबर उनके आते हैं पंजाब में। 21 नंबर वाला जो दूसरा नंबर है वो 21 नंबर पे आता है। कह रहे आप ही ने सलाह दी थी कि आप पॉलिटिक्स में चले जाओ? हैं जी? आप ही ने सलाह दी उनको कि आप पॉलिटिक्स में चले नहीं, मैंने सलाह नहीं दी कि आप वैसे मुझे मतलब ये लगने लगा था कि पॉलिटिक्स में जाएंगे। ओके। चूंकि आपकी फेवरेट आप कह रहे हैं सिंगिंग रही है जी तो आपके कुछ गाने ऐसे हैं जैसे यारा वे या जी। जो आप सुनाना चाहें जी तो खुला मंच है, आप कुछ भी सुना सकते हैं। जी बिल्कुल। उसके राइटर भी मेरे सामने बैठे हैं, कुलदीप किंडेरा जी। जी सो बहुत अच्छा गाना, लोगों ने बहुत पसंद किया। मैं 2 लाइनें सुनाता हूँ। हो सोहणिया सज्जणा सामने आके बैठा रह, अखियां दे विच अखियां पा के बैठा रह, अखियां दे विच अखियां पा के बैठा रह, यारा वे यारा वे यारा वे यारा वे यारा यारा वे यारा यारा वे यारा वे यारा यारा वे यारा। और जो हम लोग ज़्यादातर मानते थे कि ये कॉमेडी किंग है, पंजाबी फिल्में इनके बिना बनती नहीं हैं, लेकिन जिस लेवल की इनकी आवाज़ है मुझे लगता है आने वाले दिनों में आपकी मतलब धूम मचने वाली है। नहीं, मेरी मची हुई है जी धूम, ऐसी बात नहीं। यही कमाल है आपका। और एक गाना और आपने कुछ नशे विरुद्ध बनाया है। हाँ जी, युद्ध नशिया विरुद्ध ਜਿਹੜਾ गवर्नमेंट ने चलाया हुआ मुहिम चलाई हुई है, उसके तहत मैं एक जीत संधू का गाना बहुत प्यारा, जो मुझे लगता है जी कि अकेला सरकारों को या सिस्टम को नहीं जिम्मेवार ठहराना चाहिए, अपनी भी जिम्मेवारी बनती है हर की कि हम भी कुछ करें। जी मैं एक संदेश है लोगों के लिए जो इस नशे की दलदल में जकड़े हुए हैं। हाँ जी। सांभ लो जे जांदियां ने सांभियां जवानियां, रुड़ जोगे वांग नहीं तां पंजियां चवानियां, थोड़े लीग वाले जेड़े रो रो के मापियां ने, थोड़े लीग वाले जेड़े रो रो के मापियां ने, अन्ने होए दीदियां चों खाब लभोगे वे नहीं तां इंडिया दे मैप उत्तों नशियां च डुबिया पंजाब लभोगे वे नहीं तां इंडिया दे मैप उत्तों चिट्टे विच डुबिया पंजाब लभोगे वे नहीं तां इंडिया दे मैप उत्तों। चिट्टी पग बापू दी चिट्टे दे संग तोल के, ओए पाप लगू बुढ़ी मां दी चुन्नी पैरी रोड़ के, सच्चियां सुगातां थोनू रब वल्लों दित्तियां दा, सच्चियां सुगातां थोनू रब वल्लों दित्तियां दा, केड़े वही खाते चों हिसाब लभोगे वे नहीं तां इंडिया दे मैप उत्तों नशियां च डुबिया पंजाब लभोगे वे नहीं तां इंडिया दे मैप उत्तों। यारी ने हवावां रिहा
पानी पीण योग ना सहक दिए जान साडी मुक चली रोग ना होर किन्ने डूंगे जाके धरती दी हिक विचों होर किन्ने डूंगे जाके धरती दी हिक विचों पंजा दरियावां वाला आब लभोगे वे नहीं तां इंडिया दे मैप उत्तों सोके विच डुबिया पंजाब लभोगे वे नहीं तां इंडिया दे मैप उत्तों। मुझे लगता है रिहैब सेंटर्स में, जो पंजाब के रिहैब सेंटर्स में अगर इनका ये गाना चले तो कई युवा नशा छोड़ सकते हैं। बिल्कुल, अभी रिलीज नहीं हुआ गाना, अभी करना है मैंने। क्योंकि ये जो गाना है आपके दिल में चोट पहुंचाता है। आपके इर्द गिर्द जो पंजाब में नशा कर रहे हैं, ये गाना वहाँ तक पहुँचाइए, क्योंकि बहुत इसमें दर्द भी है और एक मैसेज भी है कि पंजाब लबोगे, यानी मैप से पंजाब गायब हो जाएगा अगर अभी हम लोग नहीं संभले। और सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, जैसा ये कहते हैं, हर इंडिविजुअल की जिम्मेदारी है। उसके आसपास में कुछ भी हो रहा है तो उसको रोकना है, क्योंकि तभी पंजाब और पंजाबियत जिंदा रहेगी। बिल्कुल। क्योंकि हमारा जो पड़ोसी मुल्क है, जैसे हम 550 किलोमीटर की सीमा उससे शेयर करते हैं, तो वो अपनी नापाक हरकतों में लगा रहता है। लेकिन जैसा करमजीत अनमोल ने ये गाना गाया, मुझे लगता है बहुत बड़ी चीज़ है। जो समझते हैं पंजाब को, एक बार जोरदार तालियां दोबारा से बजाइए। थैंक यू क्योंकि इसमें बहुत बड़ा मैसेज है। आपके इर्द गिर्द कई ऐसे लोग आपने देखे होंगे जो जिनकी लाइफ बहुत अच्छी जा रही थी, लेकिन एकाएक वो नशे में फंस जाते हैं और बाद में उस से बाहर नहीं आ पाते। तो ये बहुत बड़ा मैसेज है। अच्छा, करमजीत अनमोल जी पे वापस आते हैं जी। पहली बार आपको कब लगा कि करमजीत अनमोल को अब नाम और पहचान मिलने लग गई है जिसके वो हकदार थे? जब मेरी पहली टेप आई थी तभी थोड़ी पहचान हो गई थी, मगर ये नहीं पता था, क्योंकि 17-18 साल की उम्र में आ गई थी, कि आप आगे कैरी कैसे करना है कैरियर को, क्योंकि घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं था। माँ बाप को तो ये नहीं पता था कि मैं पढ़ता कौन सी क्लास में हूँ। तो वो तो ऐसे थे माँ बाप, तो मेरे अगर उनको ये भी बोल देते कि पूछते भी कौन सी क्लास में हो गया, भाई पढ़ तो गया, मैं पास तो हो गया, मगर 1 साल और इसी क्लास में लगाना पड़ेगा। तो वो बोलते थे साल तो भाव में 2 लगा लो मगर पास होता रहे। मगर ऐसे परिवारों से हम, क्योंकि पढ़ा लिखा नहीं था कोई, आप ही थे, आप ही सब आगे आगे करना पड़ा काम। अच्छा, आपने पंजाबी फिल्मों में कई किरदार निभाए हैं, जट एंड जूलियट हो, निक्का जैलदार हो, कौन सा ऐसा किरदार है जो करमजीत अनमोल के दिल के सबसे करीब है? जो मंजे बिस्तरे में मैंने किया था, 80 साल के बुजुर्ग का कैरेक्टर किया था मैंने, आपने देखी होगी। जी जी। तो जो साथी कलाकार थे, मैंने मेकअप ऐसा किया था, जो लड़की जन्नत थी जिसने मेरा मेकअप किया था, कि किसी को मतलब पता ही नहीं चलता था कि ये करमजीत अनमोल है। फिल्म आने के बाद भी अगर जब रिव्यू लेते थे तो बोलते थे कौन, किसकी एक्टिंग अच्छी लगी, लोग बोलते थे कि बूढ़ा सा है, नमा पता नहीं कौन है, वो अच्छा काम करता है। वो 80 साल के बुजुर्ग की मैंने एक्टिंग की थी, वो मैं आपको बोल के बता देता हूँ, आवाज ऐसे निकाली थी मैंने। एक आपने कैरेक्टर भी किया जिसमें कुड़ियाँ जवान बापू परेशान। हाँ जी, हाँ जी। वो उस रोल की भी बड़ी बहुत तारीफ। बढ़िया फिल्म है जी, क्योंकि जिसके बेटियां हैं उनको पता है कि कैसे लोग मतलब बाज की तरह आंख रखते हैं उनके घर पे जिसके बेटियां होती हैं, और एक बाप को कैसे नज़र रखनी पड़ती है। हालांकि पता होता है कि मेरी बेटी का कोई कसूर नहीं, जा कोई मेरी बेटी अच्छे संस्कारों से पली है, मगर फिर भी कोई ना कोई दिमाग में रहता है कि समाज ऐसे बनतर ऐसी है। तो आपने देखा कि ये ना सिर्फ अच्छे सिंगर हैं, कॉमेडियन हैं, इतने सीरियस रोल भी करते हैं। तो ये ओपन मतलब एक पैकेज है प्रॉपर। तो हम लोगों की खुशकिस्मती है कि हमारे साथ अभी ये बैठे हैं। तालियां बीच बीच में बजाते रहिए, क्योंकि ये पंजाब के छोटे मोटे स्टार नहीं हैं, बहुत बड़े मैं इनको स्टार मानता हूँ। हम लोग बॉलीवुड के पीछे भागते हैं, लेकिन जिस तरीके से पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री का पिछले 10 से 15 साल में कम बैक हुआ है, मुझे लगता है वो काबिल तारीफ़ है। उसके लिए एक बार फिर से ज़ोरदार तालियां। थैंक यू। और एक सवाल ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ मैं ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਪਿਛਲੇ 10-15 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਐਸਾ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਫਿਲਮਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ? ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੇਮੈਂਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਚਲੀ ਗਈ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ?
ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਾਂ ਜੀ, ਜੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡਾ ਸਿਨੇਮਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਪੇਮੈਂਟ ਲੈਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀ। ਅੱਛੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਹੈ, ਕੋਈ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੋਈ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੋਊਗੀ ਪੇਮੈਂਟਸ ਦੀ। ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਲਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 22 ਪ੍ਰਿੰਟ ਜੇ ਉਹਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਿਲੀਜ਼ਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ 800 ਪ੍ਰਿੰਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ 800 ਸ਼ੋਅ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਰੀਜਨਲ ਫਿਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬੇ ਵਾਲੇ ਕਲਾਕਾਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਐ ਮੇਰੇ ਧੀਏ ਐ ਮਰ ਜਾਣੇ, ਐ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰੀਜਨਲ ਸਿਨੇਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਰਦੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਫੁੱਫੜ ਵਰਗਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਾਸੜ ਵਰਗਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਵਰਗਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਵਰਗਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਵਰਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੌਰੀ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਨਸੈਪਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਰੈਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਚਾਹੇ ਐਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ। ਅੱਛਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਲਚਰ, ਗਨ ਕਲਚਰ, ਇਹ ਡਰੱਗਸ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਾਣਾ ਤੇ ਬਣਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਲਚਰ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ, ਚੰਗੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣੋ, ਚੰਗਾ ਸੰਗੀਤ ਸੁਣੋ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜਾਂ ਚੰਗਾ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਚੰਗਾ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ। ਚੰਗਾ ਸੁਣੋ, ਚੰਗਾ ਬੋलो, ਚੰਗਾ देखो, अपने आप सुधर जाएगा जी। अच्छा, आज हम देखते हैं करमजीत अनमोल एक कामयाब शख्स, लेकिन स्ट्रगल के दिन रहे होंगे जी। कोई ऐसी स्ट्रगल की कहानी जो आप हमसे शेयर करना चाहें कि जब लगा कि यार मेरा नंबर कब आएगा? बिल्कुल जी, क्योंकि मैं और भगवंत मान जी इकट्ठे पढ़े थे कॉलेज में, और साइकिल पे जाते होते हम। एक नई कंपनी थी, कोई पिंड हमारे गांव के साथ ही एक गांव है छाजली, वहाँ के लोग थे कि आपकी टेप रिकॉर्ड करनी है कॉमेडी की। और जैसे जसविंदर भल्ला और बालमकांत शर्मा जी की जोड़ी थी, चाचा भतीजा की, हमारी मामा भांजा की थी, वो मामा थे, मैं भांजा था। तो वो सारा कुछ हो गया कि हमने कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, स्टूडियो नहीं। कहते हमारा जो तूड़ी वाला कोठा है ना, जिसमें पशुओं का चारा डाला होता है ना, वहाँ आवाज़ नहीं आती, पूरा मतलब वहाँ किसी की आवाज़ नहीं आती, वहाँ एक डेक पे रिकॉर्ड करेंगे। तब क्या हुआ, कोई एक गाना छपा, इनकी आइटम थी, वो अखबार की सुर्खी बन गई मान साहब की। वो एक बहुत बड़े प्रमोटर थे तब के, जरनैल गुमान जी। वो उन्होंने पता कर लिया कि ये लड़के वहाँ पढ़ते हैं कॉलेज में, वहाँ आगे वो मान साहब को साथ में ले गए। उनकी पहली टेप आई, उसके बाद मान साहब मुझे ले गए। तो फिर स्ट्रगल बहुत किया मैंने तो हिट होकर स्ट्रगल बहुत किया, और कुछ नहीं बन रहा था, क्योंकि बाद में लोग ऐसे आए कि अपने गाने पैसे दे के बनाने लग गए। तो मेरे पास पैसा नहीं था, मेरे पास तो सिर्फ टैलेंट था। तो उसके बाद एक टाइम तो ऐसा आ गया कि अब क्या करूं। तो मान साहब का एक सीरियल चलता था, जुगनू हाजिर है, जुगनू कहंदा है, अल्फा पे आता था। तो उसमें लेके गए, कहते भी हम इकट्ठे चलते हैं, काम करेंगे, कॉमेडी करते हैं। मैंने कहा मैंने कॉमेडी नहीं करनी, मैं सिंगर हूँ, मैं सिंगर ही करना है, मैं अपनी लाइन चेंज नहीं करना। कहते पहले लाइन बना तो ले, चेंज बाद में होती रहेगी। तब मुझे लेके गए एक्टिंग में, और एक्टिंग में इतनी अप्रिसिएशन मिली, तो उसी सीरियल के वजह से मुझे फिल्में मिली। मैं पिछले 10-12 साल में 135-36 फिल्में कर चुका हूँ अभी तक। अच्छा,
2024 में आपने लोकसभा का चुनाव लड़ा जी। भगवंत मान साहब ने आपको सीट दी लोकसभा की, जी। चुनाव नहीं जीत पाए। अभी विधानसभा चुनाव है, मौका मिले लड़ेंगे या? नहीं, अभी कुछ नहीं कह सकते, वो उनके ऊपर ही है, मान साहब के ऊपर है। उन्होंने तो आज हंस के कह दिया कि मौका मिलेगा। चलिए, करमजीत अनमोल जी आज हमारे साथ जुड़े, उन्होंने कई किस्से हमसे शेयर किए, कैसे उनकी शुरुआत हुई, कैसे वो सिंगिंग में भी उस्ताद हैं, कॉमेडी तो हम उनकी देखते रहते हैं, लेकिन साथ ही साथ जिस तरह की सीरियस एक्टिंग भी वो करते हैं, उनके आगे बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार फेल हैं। करमजीत अनमोल जी, हमको समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।